हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ब्रेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक के बाद आपदा में आशीर्वाद, बड़ी खबरें लगातार जारी है। इस एक घंटे में हम बात करने वाले कैसे मुसीबत में आपदा के वक्त में आशीर्वाद मिला है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं इस पूरी खबर के दौरान अभी तक का जो अपडेट है, खासकर बिहार का, 3 करोड़ 40 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है। 4 करोड़ 20 लाख वोट पड़े थे, यानी 83% वोटों की गिनती हो चुकी है। और उस 83% में 122 पर एनडीए है, 114 पर यूपीए है अभी तक के हिसाब से। अन्य के खाते में 7 रह गया, पहले 8 था, ये घट गया यहां से, और ये एक अन्य कम होकर मिल गया है जाके नीतीश कुमार के पास। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की है। बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। क्या एक बार फिर यहां पर विक्ट्री स्पीच होगी? क्या बीजेपी और जेडीयू ने इस बात का आभास कर लिया है कि एक बार फिर वो सरकार बनाने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत ही कांटे की टक्कर है, हर पल मैच बदल रहा है। आकाशवाणी 11 अब सिर्फ 11 सीटों पर 1000 से कम वोटों का अंतर है। सिर्फ 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 का वोटों का अंतर है। जेडीयू के पास उन 11 में से 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं और तेजस्वी बहुमत से 6 सीट दूर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 11 सीटों पर 1000 से कम वोट का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ये वो सीटें, बरबीघा से जेडीयू 598, बोरे से जेडीयू 614 वोट, चकई से निर्दलीय 581 वोट से आगे चल रहे हैं। ये वो 11 सीटें हैं जो मैच को तय करेंगी। देहरी से आरजेडी 81, हिलसा से आरजेडी आगे 550 वोट, महिषी से आरजेडी आगे 861 वोट। अगली 3 सीटें, मटिहानी से सीपीएम आगे 269, सीपीएम यूपीए के साथ है। परबत्ता से आरजेडी आगे 610 वोट, समस्तीपुर से जेडीयू आगे 610 वोट, और सिकटा से निर्दलीय आगे 995 वोट, त्रिवेणीगंज से जेडीयू आगे 519 वोट। ये वो 11 सीटें हैं। जैसे ही इनके परिणाम साफ होंगे, साफ हो जाएगी बिहार विधानसभा की नई तस्वीर। कुल मिलाकर जिस तरीके से बिहार में कहा जा रहा था एग्जिट पोल में, ओपिनियन पोल में, कि यूपीए अच्छा कर रहा है, तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है, लेकिन दिखा दिया बिहार में किस तरीके से आपदा में आशीर्वाद लिया एनडीए ने, नरेंद्र मोदी ने, नीतीश कुमार ने। इसी तरीके से कई राज्यों में उपचुनाव थे आज, उन उपचुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उस पर भी आइए एक नजर डाल लेते हैं। भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। 15-15 साल तक वो जुल्म झेला है। पीएम मोदी ने कोरोना की आपदा को चुनावी समर में जनता के आशीर्वाद के रूप में बदल दिया। कोरोना की आपदा के बीच में बिहार और 11 राज्यों के उपचुनाव मोदी के नाम, काम और दाम की सबसे बड़ी परीक्षा थी, और इस परीक्षा में मोदी और बीजेपी डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी की रणनीति पर बिहार में लोगों ने मुहर लगाई, और इसके साथ ही देश के 10 से ज्यादा राज्यों में जनता का आशीर्वाद भी हासिल हुआ। 11 राज्यों में 59 सीटों पर उपचुनाव हुए। बीजेपी 59 में से 42 सीट पर या तो आगे है या जीत चुकी है। 11 राज्यों में से बीजेपी 6 राज्यों में या तो जीत चुकी है या आगे चल रही है। जनता का सबसे ज्यादा आशीर्वाद पीएम मोदी को गुजरात में मिला। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है। सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है।
बीजेपी ने ये सभी 8 सीटें कांग्रेस से छीनी है। अब गौर कीजिए मध्य प्रदेश पर, जहां 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का बोलबाला है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट यहां 75% है। 28 से 21 सीट पर बीजेपी आगे है, 6 में कांग्रेस और 1 पर बीएसपी आगे है। मतलब यहां बीजेपी ने अपनी शिवराज सरकार डिस्टिंक्शन के साथ बचा है। एमपी में कांग्रेस की उम्मीदों का किला जमींदोज हो गया। इन 28 सीटों में पिछली बार 27 सीटें कांग्रेस के पास थी और बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट थी। यूपी में भी बीजेपी का कब्जा बरकरार है। 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 पर एसपी। पिछली बार भी 6 सीट बीजेपी के खाते में गई थी और 1 एसपी की। तेलंगाना उपचुनाव में भी बीजेपी ने टीआरएस के गढ़ में सेंध लगाई और दुब्बाक सीट पर वो फिलहाल आगे चल रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है और यहाँ 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी आगे चल रही है। सिरा सीट पर पहले जेडीएस का कब्जा था, जबकि आरआर नगर सीट कांग्रेस के पास थी। मणिपुर में 5 सीटों के उपचुनाव में 4 में बीजेपी आगे है। ये सभी 5 सीटें पहले कांग्रेस के कब्जे में थी। तो बीजेपी के लिए आज का दिन काफी बेहतरीन रहा और इस वक्त हमारे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जुड़ गए हैं। सिंधिया साहब, शुक्रिया, शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने जो एक बहुत बड़ी रिस्क ली थी अपनी राजनीतिक करियर में, वो जनता जनार्दन से उसका सर्टिफिकेट मिल गया कि आपने कोई गलती नहीं की थी। आपके लोग चुनाव जीत गए हैं। आपकी सरकार, शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में बच गई है। क्या कहना चाहेंगे आप सिंधिया साहब? सुमित, पहले तो आपके शो में आपने बुलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमस्कार। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये संयुक्त त्रिमूर्ति के नेतृत्व में और प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सोच, विचारधारा और नीतियां और योजनाएं बनी हैं, उसी के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिला है। तो हम नतमस्तक होते हैं मध्य प्रदेश के जनता के समक्ष और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता के साथ इसका श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता को, जिसने जी जान लगाई है, पूरी तोड़ मेहनत लगाई है, जैसे कि स्वतः का जीवन मरण का सवाल हो, ताकि ये नतीजा हमें ये मिल पाए। और इसका श्रेय इन दोनों पक्षों को जाता है, प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के आम तो ये बात मैं कह सकता हूं कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की टाइगर जिंदा है। मैं तो एक जनसेवक था सुमित, मैं जनसेवक हूं और जीवन के अंतिम सांस तक जनसेवक रहूंगा। लेकिन जब मैं अत्याचार देखता हूं और भ्रष्टाचार देखता हूं और अनदेखी देखता हूं और वादा खिलाफी देखता हूं, तब मैं मूक दर्शक के रूप में खड़ा नहीं रह सकता। और जब ये बार बार मैं उठाता हूं और जब इसे नकारा जाता है, तो फिर जनता के पहरेदार के रूप में मुझे कदम उठाना पड़ता है। ये कहा जा रहा है सिंधिया साहब कि ग्वालियर जो आपका क्षेत्र है, मूलतः गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, उस इलाके में कमलनाथ साहब के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सेंधमारी करने में कामयाबी पाली है। काफी हद तक वहां के वोटरों को अपने साथ लेकर आ गए हैं। कैसे, इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए सुमित, अगर आप आंकड़ों को देखो तो मध्य प्रदेश में पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में जनादेश थोड़े वोट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। पर अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग में देखोगे तो करीब 13% मतदान जनादेश के रूप में ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और आज का अगर आप नतीजा देखोगे तो 70% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और केवल 30% का मतदान कांग्रेस के पक्ष में रहा है। जहां तक हम लोग सीटों की बात करें, ये भी हम ना भूलें कि जो 28 सीटें जहां चुनाव में इस बार गई हैं, 27 सीटें कांग्रेस की थी और केवल 1 सीट भाजपा की थी। और उन 28 सीटों में से 20 सीट भाजपा जीती है,
तो कांग्रेस ने अपना सब कुछ खो दिया है और भाजपा ने जनता का प्यार और आशीर्वाद पा ज्योति, लिया। मुझे लगता है कि आप सबसे मुफीद व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे सवाल पूछा जा सकता है। आपने सालों साल कांग्रेस की राजनीति की, कुछ ही महीने पहले भाजपा में आए आप। आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी में क्या गड़बड़ चल रही है? केंद्र के स्तर पर भी बताइएगा और राज्य के स्तर पर भी बताइएगा, क्यों कांग्रेस पार्टी पिछड़ती जा रही है, पीछे छूटती जा रही है? आज के बायपोल्स बड़ा इशारा कर रहे हैं। देखिए सुमित, मैं अपना जीवन अतीत में व्यतीत नहीं करता। मैं अपना जीवन वर्तमान में और भविष्य में व्यतीत करता हूं और मैं आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी मेरी अतीत है। तो आप मेरे वर्तमान के बारे में जरूर प्रश्न करें, मेरे भविष्य के बारे में जरूर प्रश्न करें, लेकिन अतीत पे मैं ना टिप्पणी करूंगा ना उस विषय पर मैं जाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं भविष्य के बारे में बात करता हूं। आपने भी देखा है सुमित कि पिछले आठ महीनों से मैंने एक मौनता की विनम्रता के पैमाने पर मैं खड़ा रहा हूं। एक डिग्निटी ऑफ साइलेंस मैंने मेंटेन किया है। वो डिग्निटी ऑफ साइलेंस मैं आज भी मेंटेन करना चाहता हूं। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो बीजेपी के बारे में आपसे पूछता हूं, बीजेपी की सफलता का राज क्या है? जो चीज बीजेपी के पास है, ऐसी वो क्या चीज है जो कांग्रेस के पास नहीं है? बीजेपी की सफलता का राज स्पष्ट है सुमित। बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 भारत की जनता है और भारत की जनता की सेवा है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सबसे बड़ा नेता है। नंबर 3, जो अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में है कि पूर्ण रूप से जहां लकीर खींची जाती है उसके बाद सब लोग एक ही रूप में एक समान उसी कार्य पे जुट जाते हैं। ये अनुभव मैंने पहली बार जिंदगी में मैंने देखा है। मेरा एक लगाव इस भारतीय जनता पार्टी से नया तो नहीं है, 3 पीढ़ियों पुराना है, लेकिन जरूर मैं मार्च के महीने में ही एक प्रत्यक्ष रूप से एक सदस्य बना है भारतीय जनता पार्टी का। मैंने बाहर बैठकर इस संरचना के बारे में बहुत सुना था, पर पहली बार पिछले 8 महीनों में मैंने अनुभव किया है कि किस एकता के साथ, एकजुटता के साथ और एक लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से हर नेता कार्य करता है। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि उस पार्टी का आज मैं सदस्य हूं। ज्योति जी, आपने कहा कि 3 पीढ़ियों से आप इस पार्टी को जानते हैं। आपके परिवार के तमाम लोग इस पार्टी से जुड़े रहे। राजमाता से ले लीजिए, वसुंधरा जी ले लीजिए, आपकी बुआओं को ले लीजिए, सब इस पार्टी के साथ रहे। आपके पिता और आपने कभी इस पार्टी की ओर रुख नहीं किया था। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, आपको इस बात का मलाल तो नहीं है कि बीजेपी में आने में आपने देरी कर दी? यहाँ इतनी सारी खूबियां थी, ये आपको पहले समझ में नहीं आया? देखिए, जिंदगी में जब एक निर्णायक मोड़ आता है, मेरी जिंदगी एक तो मैं आपको करेक्ट कर लूं सुमित कि मेरे पूज्य पिताजी की शुरुआत भी जनसंघ से हुई थी 1971 में। जी हाँ। कांग्रेस में वे 1980 में आए थे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी विकास के साथ जुड़ी है, प्रगति के साथ जुड़ी है और सेवा के साथ जुड़ी है। और जब एक निर्णायक मोड़ आता है, जब आप देखते हो कि अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और वादा खिलाफी हो रही है, तो आपके पास 2 उपाय हैं। या तो आप एक मूक दर्शक के रूप में उसका साथ दे दो और या तो आप खड़े हो जाओ। और जैसे कमलनाथ जी ने मुझे कहा था, उन्होंने ही मुझे एक सलाह दी थी कि सड़क पे उतर जाओ, तो मैं सड़क पे उतर गया। सड़क पे उतर गया, मजा चखा दिया, जवाब दे दिया, अपने आप को साबित कर दिया अपने इस नए घर में, नई पार्टी में। इसके बाद मुझे लगता है कि एक इनाम तो बनता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आगे उनकी नाम पट्टिका पर मंत्री लिखा होना चाहिए, मोदी सरकार के मंत्री, भावी मंत्री। देखिए, मेरी जीवन में सुमित, आप मुझे जानते हो पिछले 20 साल से सुमित, शायद आपके और हमारे बाल एक समय में काले होते थे जो अब धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं 20 साल गुजरने के बाद। पर आपने सदैव ये देखा है कि मेरी
मंशा, मेरी आशा अभिलाषा कोई कुर्सी या पद के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। मेरी केवल एक मंशा और आशा और अभिलाषा है कि लोगों के दिल में मैं स्थान पा पाऊं, और वही मेरा जीवन का लक्ष्य है और उसका एक ही रास्ता है और वो है जनसेवा, विकास और प्रगति। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक आम कार्यकर्ता हूं और उसके रूप में ही मैं काम कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण चीज मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज का दिन बिहार के नतीजों का दिन था, दिन भर उस पर फोकस रहा। अभी जब शाम होती जा रही है, तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हुई है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एनडीए 124 पर है, यूपीए 112 पर है। कोई शक शुबा है क्या बीजेपी के मन में कि चीजें बदल भी सकती हैं? क्योंकि बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 3 बार टाल चुकी है। काफी कुछ एग्जिट पोल्स निकले थे कल कई चैनलों पर, और इसलिए मैंने उस पर टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मुझे कल भी पूरा विश्वास था, पिछले 2 महीनों से पूरा विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनहितैषी योजनाओं के तहत, उनके संकल्प के तहत, उनके समर्पित भाव के तहत और नीतीश कुमार जी की सादगी और उनकी समर्पण के तहत एनडीए के गठबंधन की ही सरकार बिहार में बनेगी। और आज ये स्पष्ट हो चुका है। अब थोड़े घंटे हमें इंतजार करना होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ घंटों में ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनादेश नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है और गठबंधन, इस गठबंधन एनडीए की गठबंधन की ही सरकार बनेगी। मेरा सवाल अब ये है आपसे, क्योंकि एनडीए की सरकार बनेगी, जेडीयू ने अपनी सीटें कम की हैं, उनके खाते की 25 से 30 सीटें कम हो रही हैं और बीजेपी के खाते में पिछली बार के मुकाबले 25 से 30 सीटें बढ़ रही हैं। क्या इसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं या होने चाहिए? देखिए, ये निर्णय संयुक्त रूप से लिया जाएगा गठबंधन के दोनों पक्षों के साथ, और ये निर्णय हम नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी और नड्डा साहब जी के ऊपर छोड़ें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, उसी के तहत एनडीए की सरकार बिहार में जरूर बनेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। बीजेपी के नेताओं ने पहले ही अश्योर कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। पर मैंडेट में करीब 30 से 35 सीटों का अंतर है दोनों के बीच में, 43-74, ऑलमोस्ट 30 सीटों का अंतर, 31 सीटों का। आपको लगता नहीं कि ये कमजोर पार्टी के कमजोर मुख्यमंत्री घातक हो सकते हैं गठबंधन के लिए, बजाय इसके कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा बेहतर रहेगा? अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं। जैसे जैसे हर मिनट निकलता जाएगा, हर घंटा निकलता जाएगा, ये गठबंधन एनडीए का और सशक्त आपके समक्ष आएगा और उसी के तहत में साथ में मिलकर निर्णय ये लेंगे। जैसे मैंने कहा, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व मिलकर लेंगे। अगला चुनाव ज्योतिरादित्य, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मोमेंटम बना है बीजेपी के लिए, उपचुनावों में शानदार जीत मिली है, बिहार में भी सरकार बनती दिखाई दे रही है। अगला चुनाव बंगाल का आ रहा है, जो बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से सबसे कठिन टर्फ है। आज तक बीजेपी ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, सिवाय 2019 का लोकसभा चुनाव, जब वहां से करीब 20 के आसपास सांसद जीत के आए। आपको लगता है कि ममता दीदी के साथ लड़ाई दिलचस्प होगी? देखिए, लड़ाई किसी पार्टी के साथ नहीं होती, लड़ाई होती है, यही कठिनाई होती है कि कई पार्टियों की दृष्टिकोण वही होती है कि लड़ाई एक दूसरे के साथ लड़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच विचारधारा है कि लड़ाई होती है जनता की सेवा करने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, और एक बार वो जनता का विश्वास जीता जाए तो फिर उस विश्वास पर खड़े उतरने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनाता है। यही लड़ाई है। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में भी कहा कि ये चुनाव 28 विधानसभाओं का, ये जनता वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, और यही स्पष्ट हुआ कि जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया कांग्रेस के विरुद्ध और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है। और यही मुझे विश्वास है, आने वाले दिनों में आप देखते जाओगे बंगाल में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसका मैं स्पष्ट संकेत आपको मैं दे दूं। चलिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, खुलकर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और बहुत सारी बधाई शानदार परफॉर्मेंस के लिए, और बहुत सी शुभकामनाएं
एक भावी राजनीतिक करियर के लिए। थैंक यू सो मच ज्योतिरादित्य सिंधिया, वक्त निकाले और आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में नए नवेले नेता है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया है उनके उस कदम को जो उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए और इंडोर्स कर दिया उनकी उस नीति को कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए उनको अपनी पार्टी को बदलना पड़ा। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले एक बात को अंडरलाइन कर दें, बिहार से नजरें मत हटाइए। एक बार फिर एनडीए 124 के साथ बहुमत के आंकड़े के ऊपर पहुंच गया है। तेजस्वी 112 पर है, पासवान के खाते में 0 है बड़ा सा और अन्य के खाते में 7 है। तुरंत लौटकर आ रहे, बड़ी कवरेज जारी है। आपदा में आशीर्वाद, ये बड़ी कवरेज है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, आपदा का वक्त है, लेकिन इस वक्त भी बीजेपी को आशीर्वाद मिला है। 126 हो गया है आंकड़ा एनडीए का, रुझानों में 126, 110 पर हो गया है तेजस्वी और 0 पे पासवान, 7 पर अन्य। अब तक 86% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 126 सीटों पर एनडीए है और 110 सीटों पर यूपीए है। नीतीश बहुमत से अब 4 सीटें आगे आ चुके हैं, यानी बीजेपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन की। सुनिए आकाशवाणी। बख्तियारपुर पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी पीछे। सिमरी बख्तियारपुर पर एक बार फिर मुकेश सहनी पीछे हो गए हैं। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन आगे चल रहे हैं। क्लोज कॉन्टेस्ट है ये, 4000 वोटों का अंतर है, 2 बार ऊपर नीचे हो चुका है। और इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शुक्रिया शाहनवाज भाई। और प्रेमचंद मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों के साथ बातचीत को मैं आगे बढ़ाता हूं और ये जानना चाहूंगा एक क्विक रिएक्शन के तौर पर, क्या गड़बड़ हो गई तिवारी जी, कहां चूक गए आप लोग? कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, अभी भी हम लोगों को विश्वास है, भरोसा है। बिहार की जनता ने जो बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वोट किए थे उसका नतीजा आएगा। अब कुछ लग रहा है, कुछ फेर फार किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। जनता के 16 सीटों का अंतर है, 126 और 110, 16 से होगा। एनडीए जो है वो आगे निकल गया बहुमत से। देखिए हम तो सुबह 1 बजे से जो देख रहे हैं उनका 126 से 120, 125 जा रहा है। ये आंकड़ा वहीं पर जाकर अटका हुआ है, ये भी समझ से बाहर है। आपका भी तो नीचे आ गया, आपका भी तो नीचे आ गया, 110, 111, 113 तक गया, आप नीचे आ गया। हमारा तो बहुत दूर जाना है और जाता, लेकिन इस बीच में क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा बहुमत का आंकड़ा 122 के पार जाएगा, ये हम दावे के साथ बोल रहे हैं। शाहनवाज जी जवाब दीजिए जल्दी से, मुझे ब्रेक में जाना है। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, शाहनवाज जी सुन लीजिए जवाब सुनिए, जवाब जी ने जो लड़ाई लड़ा, देखिए अब चुनाव पूरा देश और दुनिया ने देखा है। देखिए अब चुनाव प्रचार खत्म है, अब तो फाइनल नतीजे आ रहे हैं। कोरोना काल की वजह से गिनती का राउंड बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी तक नतीजे नहीं आए पूरे, लेकिन ये सही है कि 126 पर हम आगे हैं और 8-10 सीटों पर हमारा क्लोज कंटेस्ट है, तो हम ये मानते हैं कि हम 140 तक जाएंगे। बीच में रोक रहा हूं शाहनवाज भाई, एक बड़ी खबर भी ये भी है कि अब तक की जो सीटें को रुझान आए, नतीजे आए हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी फिर बन गई है 74 सीटों के साथ। आरजेडी 73 पर चली गई है। अभी तक आरजेडी आगे चल रही थी बीते करीब 2 घंटे से, लेकिन अब इस बार फिर इस 126 में से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं और 110 जो यूपीए की दिख रही है उसमें 73 जो हैं वो आरजेडी की हैं। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैच अभी भी फंसा हुआ है, क्लीन स्वीप या क्लीन जीत अभी इसको नहीं कह सकते। तुरंत लौट कर आ रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, अब तक के रुझानों के मुताबिक 126 सीटें नीतीश कुमार के गठबंधन को मिल रही है, यानी सरकार बन रही है। बहुमत से 4 सीटें ये ज्यादा हैं। इसमें बीजेपी एक बार फिर बड़ी पार्टी बन गई है। 74 सीटों के साथ बीजेपी राज्य की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। रुझानों में और नतीजों को मिलाकर आरजेडी 73 पर है,
पीछे पहुंच गई है, कम से कम 1 सीट का अंतर आ गया दोनों के बीच में। कांग्रेस की सुई 20 पर अटकी हुई है और वहां पर लेफ्ट के खाते में 17 सीटें हैं। 45 पर जेडीयू है, 74 पर बीजेपी है। अब तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, अभिषेक भी जुड़ गए हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। लेकिन जो बात शाहनवाज हुसैन आप कह रहे थे, मैं उसी बात से आगे बढ़ाता हूं। आज की स्थिति में आपको लगता है कि चिराग पासवान के साथ अगर संधि विच्छेद नहीं हुआ होता तो चिराग ने अपने घर में आग नहीं लगाई होती, ये स्थिति नहीं होती कि हर 2 घंटे में चीजें बदल रही हैं। नहीं, ये सही है, गठबंधन अगर में और साथी जुड़ते तो अच्छा था, लेकिन फिर भी 15 साल सरकार में रहने के बावजूद बहुमत मिल रहा है, बड़ी बात है। सुमित जी, आप ये समझिए, गुजरात जैसे स्टेट के बाद बिहार एक ऐसा स्टेट बना है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ 20 साल के लिए हुकूमत करने जा रही, तो ये एक बड़ी बात है। आरजेडी के लोगों ने एक माहौल बनाया था, पूरे जगह ऐसा लग रहा था कि जितने कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, वो सब जमा होकर एक माहौल खड़ा कर रहे थे कि बड़ी रैली में भीड़ आ रही है। आपने मेरे सवाल से आगे निकल गए, जिस तरह हमने स्पेसिफिकली चिराग पासवान पूछा मैंने, और वो इसलिए पूछा शाहनवाज भाई कि चिराग अपना तो एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन 8 सीटों पर उन्होंने जेडीयू को एक तरीके से फंसा दिया। 8 सीटें ऐसी हैं, 126 में अगर मैं वो 8 जोड़ दूं तो 134 हो जाता है। आज ये वारे न्यारे की स्थिति नहीं होती, आज पल पल सांस रोककर नहीं बैठना पड़ता। मानिए ना, चिराग पासवान के साथ दोस्ती ना कर गठबंधन में शामिल ना कर चूक हो गई। देखिए सुमित जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं चीजों को, आपको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन वो गठबंधन में नहीं आए, तो हमने अपनी अलग से चुनाव को, पूरे अभियान को चलाया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गरीब का साथ था, इसलिए ऐसी जीत हमें मिल रही है, क्योंकि छोटी बात नहीं है जिस तरह का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया गया। उसमें अभी भी आप चिराग पासवान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, फिर ये इसीलिए तो शक हो रहा है कि चिराग पासवान आपके इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को हनुमान बता रहे थे नरेंद्र मोदी का। सर, मैं इसीलिए आप उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे। भाई हनुमान तो आप राम के हनुमान बताइए, राम को मानिए, राम की नहीं मानिए। राम की कही हुई बातों को मानना था ना। जब जिनको वो राम मानते हैं वो तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, तो आप ये कहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पूरी तरीके से संधि विच्छेद कहने पर न चले, मर्यादा तोड़ पूरी तरीके से संधि राजनीति में अब कोई दोस्ती नहीं, चुनाव फंसा दिया उन्होंने। बिहार में तो संधि विच्छेद है ही, आगे के लिए भावी की बात कर रहा हूँ, भविष्य की बात कर रहा हूँ। बिहार में तो वो हमारे साथ न थे, न है, न रहेंगे। भविष्य की बात करने अब इतना बड़ी अथॉरिटी पार्टी ने नहीं बनाया मुझे कि आकाशवाणी हिलसा सीट पर रोमांचक मुकाबला। जेडीयू सिर्फ 13 वोटों से आगे, एलजेपी को यहां 17,000 वोट मिले हैं। सिर्फ 13 वोट से हिलसा में जेडीयू आगे चल रही है, 17,000 वोट मिले हैं एलजेपी को। यही बात मैं कह रहा हूं कि एलजेपी ने जेडीयू को फंसा दिया है, कई सीटों पर फंसा दिया है। जो बात शाहनवाज हुसैन नहीं बोल पा रहे हैं, मेरे ख्याल से अभिषेक बोलेंगे। अभिषेक, विक्टिम हो गए आप चिराग पासवान के? विक्टिम बनाने की कोशिश उन्होंने की थी। मैंने तो पहले भी स्पष्ट किया सुमित जी, उनके जो प्रवक्ता थे उनके सामने भी, कि नकारात्मक राजनीति का आपने परिचय दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? अच्छा, अभी तो रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास की जो खबर आ रही है उसके हिसाब से हम लोग 112 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। महज 10 सीटों की रिक्वायरमेंट और है और हम उससे ज्यादा सीटों पर आगे भी चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि बड़ी आसानी के साथ हम बहुमत का आंकड़ा पा लेंगे। आपके जो मंसूबे थे वो तो कामयाब हुए नहीं, न खुदा मिला न मिसाले सनम। आप पूरी जनता के सामने भी एक्सपोज हो गए कि आप कहने के लिए बिहार के वो युवा बिहारी हैं जो न बिहार में जन्मा है, न पढ़ा है, न संघर्ष किया है, न राजनीति की है, सिर्फ पिताजी के बनाए बंगले में रह प्रेमचंद मिश्रा जी, और उसी में मार दी चिरागी। प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं चाहूंगा इस बात, प्रेमचंद मिश्रा जी आप इस बात का जवाब दीजिए कि कांग्रेस क्यों गड़बड़ा गई, कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्यों खराब हो गया, किसकी वजह से, कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं ये थोड़ा समय पूर्व आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं।
मतगणना जारी है। अभी भी 1 करोड़ से अधिक मतों की गिनती बाकी, और मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत क्लोज फाइट है। और क्लोज फाइट है, अभी आधे घंटे पहले आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, अब फिर 1 सीट नीचे आ गए हो गए तो बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई। अभी एनडीए 119 पे आ गई थी, हम 116 पर चले गए थे। तो मेरा मानना है कि ये अभी जब तक पूरे परिणाम नहीं आते हैं, मुझे लगता है फ्लक्चुएशन जारी रहेगा। पर आपकी सिचुएशन में सिर्फ 1 सीट का इजाफा हो सकता है आपके लिए। मैं रोक रहा हूं, मनोज झा कुछ बोल रहे हैं। मनोज झा कुछ बोल रहे हैं। कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए। और ये मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ, आप तमाम जो साथी हैं, एक बार देखिए वहाँ कौन कौन से चेहरे बैठे हुए हैं, कौन निर्देश दे रहा है, किन किन को निर्देश दिया जा रहा है। हम चुनाव आयोग को भी अभी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है। लो मार्जिन के जहां जहां है वहां ये दबाव बना रहे हैं डीएम को। जहां हमको सर्टिफिकेट के लिए बिठा के रखा गया था, वहां कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी। जहां हम रिकाउंटिंग चाहते हैं वहां रिकाउंटिंग अलाउ नहीं की जा रही है। तो ये कौन सा निजाम कर रहे हैं? मैंने पहले भी कहा कि नीतीश जी आपकी विदाई तो तय है, लेकिन आप और कितना कलंक लेके जाएंगे, इसका फैसला आपको करना है। बिहार की जनता ने तो फैसला दे दिया, सरकार हम बना रहे हैं। ये प्रशासन से ज्यादा शासन पे सवाल है। जो जाते जाते भी उस कमरे में बैठ के एक अन्य मार्ग से कौन कौन लोग वहां बैठे हुए आप सब जानते हैं। बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने बिहार की बांध को चूहे से खत्म करवाने का काम किया है। वो सब लोग वहां बैठे हुए हैं। जीत के लिए आश्वस्त हैं, लेकिन इस तरह की अनोमली होगी, इस तरह की विसंगतियां होंगी कि आप परिहार में जबरदस्ती हरवाने की कोशिश करते हैं। भोरे में माले का उम्मीदवार जीत गया था, अब आप रिकाउंटिंग कराएंगे। जहां हम रिकाउंटिंग मांग रहे हैं वहां आप नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर तौर हिलसा उदाहरण है कि उसको बिठा के रखा गया था हमारे उम्मीदवार को कि सर्टिफिकेट मिलेगा। अब कह रहे हैं आप 17 वोट से पीछे हैं। तो परिहार की वही हालत रही है। मैं ऐसे 1 दर्जन कॉन्स्टिट्यूंसी, 1 दर्जन बहुत होता है, हम अभी 117 के आंकड़े पे हैं। 1 दर्जन का मतलब होता है 129, जो कि मेजॉरिटी साथ ज्यादा। नहीं, लोकतंत्र का गला दबाने की तैयारी जितनी करेंगे ना, लोकतंत्र लावा बन के फूटेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रशासन को निष्पक्ष दायरे से निकाल के पक्षकार बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप लोगों को आपका कहना है कि हरवाया गया। नहीं, मैंने कहा ना कि प्रशासन पे शासन द्वारा दबाव दिया जा रहा है। उस अधिकारी को भी लोग जानते हैं और वो तमाम नेताओं को जानते हैं जो जमावड़ा बनाए हुए हैं। सरकार फिर भी बन रही है, 200% सरकार फिर भी बन रही है। मनोज कुमार झा हर आधे घंटे 1 घंटे में बाहर आते हैं और एक बड़ा इल्जाम लगाकर जाते हैं, और हर बार उनकी भाषा पैनी होती जा रही है। इस बार ये सीधा इल्जाम लगाया है नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर, कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है। आकाशवाणी 74 सीटों पर बढ़त के साथ फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी। आरजेडी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी 73 पर रह गई है। पल पल स्थितियां बदल रही हैं और इसीलिए मनोज झा ये कह रहे हैं कि वो उनकी पार्टी को जानबूझकर हराने की तैयारी कर रही है नीतीश कुमार और उनकी सरकार। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। मनोज कुमार झा ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। अभिषेक जी बड़ी हंसी आ रही है मुझे कि हर आधे घंटे 1 घंटे पर वो आते हैं। उनको भी जानकारी है कि उनके कैंडिडेट जेन्युइनली हार रहे हैं। जब नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को बिठाया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट हैंडओवर नहीं किया जा रहा है। जहां वो रिकाउंटिंग चाहते वो रिकाउंटिंग नहीं की जा रही है। सुमित जी देखिए, जो बच्चा एग्जाम में फेल होने वाला होता है ना, या उसकी एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, वो अपने गार्जियन के सामने तरह तरह के बहाने बनाता है और उसी का नायाब और बेहतरीन नमूना। जवाब दीजिए मृत्युंजय तिवारी, आप पर्चे में फेल हो रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, तभी आप बहानेबाजी कर रहे हैं। जनता करते रह गए। अभिषेक की बात का जवाब दीजिए। देखिए सुमित जी ये सब दिख रहा है, आप देख रहे हैं
5-6 घंटे से क्या खेल हो रहा है, मतों का अपहरण अगर हो रहा है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम, अरे भाई आप जरा सुनिए ना, आपका हम सुने ना। मतों का अपहरण होता दिख रहा है लोगों को। आप किसी को 50 वोट से, किसी को 25 वोट से जिताकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। रिकाउंटिंग हम चाह रहे हैं वहां नहीं करा रहे हैं, और जहां हम जीत रहे हैं वहां रिकाउंटिंग कराकर दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का माहौल उड़ रहा है और ये लोग देख रहे हैं। अरे भाई, चुनाव आयोग के निगरानी में चुनाव होता है ना, नीतीश कुमार की अगवानी में थोड़ी हो रहा है। चुनाव आयोग देख रहा है तमाम चीजों को। आप चुनाव आयोग को शिकायत कर सकते हैं तिवारी जी। इतना सा ज्ञान तो है सबको सुमित जी। चुनाव आयोग को शिकायत करने जा रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत किया जा रहा है, लेकिन जो खेल चल रहा है उस खेल को आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि रोका जा रहा है। शाहनवाज हुसैन, आप लोग खेल कर रहे हैं, 122 का तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनने दे रहे हैं। शाहनवाज, देखिए सुमित जी, ये जो 111 का आंकड़ा है, क्या ये भी खेल है? आप 111 पहुंच गए हैं और जो गिनती फेर हो रही है, आप झूठी इल्जाम तराशी करने से नहीं होगा। तो अभी 150 आप कई सीटों पर, अब भागलपुर शहर हम 927 वोट से हार गए, तो 900 वोट से हार गए भागलपुर टाउन हम लोग। तो अब क्या करें? यानी आप जहां बीजेपी कम वोट से या जेडीयू कम वोट से हार गई, वहां पर आप कुछ नहीं कहेंगे। कम वोट से जीतेंगे तो बहुत बल्ले बल्ले, और बाकी हम लोग जब जिन कम वोट से जीते तो आपको बहुत खराब लग रहा है। या तो आप कह दीजिए कि 1000 वोट से ऊपर जहां जीते हैं उन सब सीटों पर आप रिकाउंटिंग करवा दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग पर भरोसा कीजिए ना तिवारी जी। पूरे चुनाव में चुनाव आयोग पर भरोसा था, जब हारने लगे तो चुनाव आयोग से भरोसा टूट रहा है आपका। जनता ने भरोसा नहीं किया। चौथी बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार एनडीए की बनने जा रही है। प्रशासन पर भरोसा नहीं है। प्रशासन नहीं कर रहा, चुनाव आयोग है। खेल कर रहा है वो दिख रहा है सर। चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग है, एक अपने मार्ग से नहीं काम कर रहा है। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कहां से क्या निर्देश दिया जा रहा है वो भी लोगों को दिख रहा है। भरोसा रखिए, यकीन कीजिए। अच्छा, जब आप आगे बढ़ रहे थे, पूरा भरोसा है, तो आप बिहार की जनता जानना चाहती है पीछे जा रहे हैं। जो वोट जनता ने दिया अगर जीतेंगे तो आपका पराक्रम, के लिए और हार गए तो चुनाव आयोग कोई बदलाव के लिए नहीं है। ये तो नारा लगाया था। नहीं, हम हार कहा रहे हैं। जनता ने तो वोट इसको हार नहीं कहा जाता है, इसको हार नहीं कहा जाता है। ये लेग टू लेग फाइट हो रहा है, पोल नहीं है, इसको हार नहीं कह सकते हैं। पोल है, उसका रिजल्ट आ रहा है। ये हमें जीतने से रोका जा रहा है कि हमें जीतने से रोका जा रहा है। तिवारी जी, शाहनवाज हुसैन, तिवारी जी, शाहनवाज हुसैन, सब्र करिए। सबकी आकाशवाणी। रुझान नतीजों के करीब, अब सिर्फ 50 लाख वोटों की गिनती बाकी। 50 लाख वोटों की गिनती केवल बाकी रह गई है, और 125 पर एनडीए है और 111 पर तेजस्वी है यूपीए। यानी काफी हद तक एनडीए को एज इस वक्त अब दिखाई देने लगी है। बहुमत से 3 सीटें ऊपर चल रही है। नीतीश कुमार क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। प्री पोल अलायंस था बीजेपी और जेडीयू का। दोनों पार्टी के नेता अगर शाम को बैठक करते हैं नीतीश कुमार के घर पे, तो इसमें साजिश की बू कहां से आती है? इसको कैसे कह सकते हैं मनोज झा कि यहां बैठकर निर्देश दिया जा रहा है? ये तो चुनाव आयोग करता है ना चुनाव। प्रैक्टिकली तो चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है और वो संवैधानिक संस्था है, हम सबको उस पर भरोसा है। लेकिन चुनाव आयोग के कई ऐसे फैसले हैं जहां हमें चिंता होती है। अगर एक ही जैसे समान शिकायत मैं करूं और उस पर चुनाव आयोग कोई त्वरित कार्रवाई न करे, और सेम उसी लेवल के कोई शिकायत एनडीए की तरफ से आती है, तो चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेता है। तो स्वाभाविक ऐसे मामलों पर लोगों की शंका बढ़ती है। तो मनोज झा ने जो कहा है, आप उसी संदर्भ में देखिए, मनोज झा जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये हो रहा है और प्रैक्टिकली क्या होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ बैठे पैनलिस्ट भी जानते हैं कि ठीक है चुनाव आयोग आता है, लेकिन क्या ये संभव है कि नीतीश कुमार जी या सुशील मोदी जी के कहने पर कोई बात सुनी नहीं जा रही है? ये हम नहीं मानते।
ये सब क्यों नहीं मानते गड़बड़ियां हैं? हैं। क्यों नहीं मानते भाई? फाइट है सुमित जी, नहीं, बहुत प्रेमचंद मिश्रा जी, अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दबाव डालकर नतीजे बदलवाने होते तो बीजेपी 125 क्यों रुकती? वो 140, 150 पहुंच चुकी होती, जीत गए होते अब तक। बीजेपी को तो 122 पहुंचना ही नहीं था ना नीतीश जी को, ये आप इलेक्शन मैंडेट को इस रूप में क्यों नहीं देखते कि जो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको घोषित किया हुआ था यही सीएम बनेंगे, और उनके पास कितने सारे विधायक थे, आधे के करीब विधायक से उनके हार गए। ये तो मॉरलिटी आप देखें तो नीतीश कुमार जी को पब्लिक ने रिजेक्ट किया है कि नहीं, ये आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। ये इस मैंडेट का एक जो रुझान या जो भी कई अब तक आया है, उसका एक मैसेज ये भी है कि नहीं, हमें नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। और प्रधानमंत्री जी इतनी सभाएं की, उसके बाद भी आप ये देखिए, आकाशवाणी अब सिर्फ 6 सीटों पर 1000 से कम वोटों का अंतर है। केवल 6 सीटें ऐसी बची हैं जिसमें 1000 से कम का अंतर है, और 6 में से 4 पर जेडीयू आगे चल रही है, 1 पर आरजेडी आगे चल रही है। केवल 6 सीटें अब ऐसी बची हैं, ज्यादातर सीटें क्लियर होती जा रही है। केवल 50 लाख वोटों की गिनती काम ही, और ये 6 सीट कौन सी हैं? बरबीघा, हिलसा, महिषी, तीनों में जेडीयू आगे चल रही है। परबत्ता से जेडीयू आगे 971 वोट से, सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी आगे 445 वोट से, और टिकारी से कांग्रेस आगे 593 वोटों से। यानी कुल मिलाकर 6 ही सीटें बची हैं जहां पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट बचा हुआ है। इस बात का जवाब दीजिए अभिषेक, जो प्रेमचंद मिश्रा जी ने इल्जाम लगाया, जो मनोज झा ने इल्जाम लगाया कि आप लोग बैठकर दबाव बना रहे हैं चुनाव अधिकारियों पर अपने हक में रिजल्ट लेने के लिए। एकदम बेबुनियाद आरोप हैं जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। सुमित जी, आपने ही मेरी मुंह की बात छीन ली कि अगर किसी पार्टी की या किसी सरकार के दबाव बनाने से चुनाव आयोग के अधिकारी मान जाते तो फिर इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही होती? हम तो शाम होते होते सरकार बना लिए होते, सर्टिफिकेट मिल चुका होता। अरे चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर देश के हर एक नागरिक को आस्था है। मतलब देखिए ना कितना मतभेद है। एक तरफ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो कहते हैं कि भाई सबको भरोसा है चुनाव आयोग पर, और दूसरी तरफ यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग के अधिकारी कहीं न कहीं शासन की यानी सरकार के निर्देश पर काम करते हैं। क्या ये खेल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है, या वाकई में आरजेडी के आरोपों में बहुत जबरदस्त दम है कि उनको जानबूझकर इस क्लोज कॉन्टेस्ट में हराया जा रहा है? पकड़ लिया है कि कौन खेल कर रहा है। एक खिजे हुए बच्चे की तरह जो तिवारी जी, अभिषेक, शाहनवाज जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, थोड़ी देर का विराम ले रहा हूं, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। लेकिन ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। अब ये एलिगेशन लगने लगा है आरजेडी के द्वारा कि उनको ये चुनाव में हराया जा रहा है, शासन प्रशासन पर दबाव बना रहा है। आगे बढ़ेंगे इस बातचीत में, लेकिन ब्रेक के उस पार बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।